हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी है और इस बैलेंस शीट के बेस पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैसे करोगे? सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना है, जिसके लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो कहां से मिलेगा? आपका जो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, जहां पर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाते हो, उसी में आपके पास जो सरप्लस का बैलेंस होता है वही आपको लेना है। यहां पर लिखा है नोट्स टू अकाउंट में, देखना है 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब इसकी डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगी। यहां से डायरेक्टली आपको नहीं पिक करना। जब भी नोट्स टू अकाउंट का नंबर लिखा है, इसका मतलब इसकी डिटेल पहले नोट्स टू अकाउंट में चेक कर लो कि इसमें कवर क्या क्या किया है। पता चले यहाँ पर रिजर्व्स भी हैं, सरप्लस भी है, तो चेक कर लो क्या क्या है। यहाँ पर तो सिर्फ सरप्लस का ही बैलेंस दिया है। तो सरप्लस का बैलेंस लास्ट ईयर था 3 लाख और इस साल है 4 लाख। तो क्या इस साल का प्रॉफिट हमारा 4 लाख रुपीज है? यही लेना है हमको? नहीं। याद रखना, कंपनी के केस में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है। इसका मतलब अब तक जितना भी प्रॉफिट या लॉस कंपनी को हुआ वो टोटल 4 लाख है। जब से कंपनी बनी और आज तक 31 मार्च 2023 तक का प्रॉफिट उसका 4 लाख रुपीज है। तो लास्ट ईयर ये बैलेंस था 3 लाख और इस साल अगर ये 4 लाख हो गया, 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमने इस साल का प्रॉफिट ऐड किया था 1 लाख रुपीज का। अब जो ये 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। हमें कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का एक हिस्सा अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो प्रॉफिट ही, डिविडेंड में बांटा वो भी प्रॉफिट ही था हमारा, और हमने अपने प्रॉफिट में से ही एक टैक्स का एस्टिमेशन भी डाला, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया कि हमें इतना टैक्स देना पड़ सकता है। तो हमने अपने प्रॉफिट में से इतनी सारी चीजें माइनस कर दी, लेकिन प्रॉफिट तो हमने इतना अर्न किया था, जितना अर्न किया था वही पूरा प्रॉफिट चाहिए हमें। तो उसको निकालने के लिए जो चीजें माइनस की थी वो वापस से ऐड करनी है। रिजर्व से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड आपने दिया नहीं, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और टैक्स का प्रोविजन किया है या नहीं किया कहां से पता चलेगा? यहाँ करंट लाइबिलिटीज में अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते, उसमें अगर मेंशन होता तो आपको पता चलता कि टैक्स का प्रोविजन किया है। वो भी कोई डिटेल नहीं है, इसका मतलब यही आपका वो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा आइटम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है एबनॉर्मल इनकम या लॉसेस, वो खर्चे या इनकम जो नॉर्मल रूटीन में आपको नहीं होते, नॉर्मल रूटीन के बिजनेस के खर्चे या इनकम नहीं है। जैसे आपको बेड डेट्स रिकवर हर साल नहीं होंगे, इनकम टैक्स रिफंड हर साल नहीं होगा, इंश्योरेंस क्लेम हर साल नहीं मिलेगा। इसी तरह से लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, कुछ भी है, एक्सीडेंटल है, कुछ भी, वो ऐसे खर्चे या इनकम है जो आपको रेगुलर बिजनेस में नहीं होते। तो वो खर्चे और इनकम हमें यहाँ से प्लस माइनस करने हैं। मतलब अगर खर्चा है जो कि हमने माइनस किया था, उसको वापस से प्लस कर दो, और जो इनकम है उसे वापस से माइनस कर दो। राइट। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप तो पूरा हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया 1 लाख रुपीज। इसके बाद आपको करनी होती है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का मतलब वो खर्चे या इनकम जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की या कैश का इनफ्लो नहीं हुआ, आपको कोई इनकम कैश में रिसीव नहीं हुई। वो कैसे हो सकते हैं? जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ से पता चलेगा? यहाँ मशीनरी जो दी है आपको, एसेट जो दी है, उसकी वैल्यू से ही पता चलता है, या आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो वहां से पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो, एसेट की वैल्यू पहले से इंक्रीज हो रही है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है हमने परचेज की है, डेप्रिसिएशन तो हो ही नहीं सकता। इंटेंजिबल एसेट कोई राइट ऑफ, जैसे गुडविल, पेटेंट, कोई आपने ऐसी राइट ऑफ की हो जिसे हमने पहले परचेज किया था लेकिन अब खर्चों में डालना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। या कोई एसेट को बेचते हुए लॉस हुआ है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है।
एसेट को बेचते हुए आपको गेन हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो ये सब चीजें नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब है वो खर्चे या इनकम जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लोन लिया है, लोन पर आपको इंटरेस्ट देना होगा, लोन है तो इंटरेस्ट दिया होगा, और इंटरेस्ट दिया होगा तो हमने कहाँ डाला, प्रॉफिट एंड लॉस में, खर्चों में ही डाला। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किस रेट से हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको वापस नहीं कर सकते। इसी तरह से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिस पर आपको इनकम रिसीव हुई होगी, आपने किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे या कहीं और इन्वेस्टमेंट की, तो उससे जो रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट पर इनकम मिली, कितनी मिली, वो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे लिखा, उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग आपके कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस नहीं है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाले, तो उसकी एडजस्टमेंट आपको नहीं करना। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपका, आप वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करते हो, जैसे कि करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट में जो भी चेंजेस आए उसको आपको कवर करना है। तो करंट लाइबिलिटीज है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपकी फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आएगी। जब पैसा आप कहीं से उधार ले रहे हो, वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, फंड्स को अरेंज करना फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। तो ये आपका फाइनेंस एक्टिविटीज का है, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लेना। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का टोटल, लास्ट ईयर थे 48,000 और इस साल हो गए 40,000, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, 8,000 से कम हो गए। 8,000 से कम होना करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि आपने पेमेंट की, और पेमेंट करोगे तो इसका मतलब आउटफ्लो होगा, तो आउटफ्लो होगा तो माइनस में लिखोगे। इसी तरह से करंट एसेट्स में देखो, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही हिस्सा होती है, याद रखना। ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जिसे आप जल्दी से मार्केट में बेच करके 3-4 दिन में पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है मार्केट सिक्योरिटीज, जो कि आपकी कैश का ही हिस्सा है, एक तरह से कैश ही मान के चलो। तो ये आपकी यहाँ पर कवर नहीं होगी। इन्वेंट्रीज आपकी 82,000 से 76,000 होगी, 6,000 से डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो इसका मतलब 6,000 का स्टॉक आपने बेच दिया। बेचोगे तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 6,000 इनफ्लो। ट्रेड रिसीवेबल्स 92,000 से 38,000 रह गए। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स और बीआर, बिल्स रिसीवेबल दोनों का टोटल, जहां पर आपने सामान उधार में बेचा था और उनसे पेमेंट मिल जाएगी, तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। डेटर से आपको पेमेंट रिसीव हो गई, इनफ्लो हुआ 54,000 का, राइट। तो ये आपका कैश का इनफ्लो हुआ 60,000, आउटफ्लो हुआ 8,000। तो नेट इंपैक्ट देखते हो तो क्या आ जाएगा, सारा इंपैक्ट। फाइनली आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, पॉजिटिव है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,52,000 कि इस एक्टिविटी से कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ। यहाँ पर टैक्स पेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये फाइनल स्टेप है आप। इसके बाद हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका कवर होता है एसेट का सेल और परचेज। एसेट में आपकी आएगी नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स तो आपने कवर कर ली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो नॉन करंट एसेट में अब आपको देखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि इंक्रीज हो रही है, कितने से, 2,90,000 से। तो जब आपने परचेज की, एसेट इंक्रीज होना मतलब आपने परचेज की, और परचेज करोगे तो पेमेंट करोगे, आउटफ्लो होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी आपकी इंक्रीज हो रही है, कितने से, 72,000 से। इसका मतलब ये भी आपने परचेज की और परचेज की, तो आउटफ्लो हुआ 3,62,000 का टोटल आउटफ्लो हुआ, आपने पेमेंट की। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया आपका 3,62,000 कि हमने इस एक्टिविटी में पैसे को खर्च किया, हमारा फंड्स का आउटफ्लो हुआ। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंस एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटीज में आप देखोगे कि फंड्स आपने कहां से अरेंज किए, इस साल हमने और पैसा कहां से अरेंज किया। तो यहां पर देखो फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए आप पहले देखो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर थी 6 लाख और इस साल हो गई 8 लाख, 2 लाख से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब नए शेयर्स इशू किए और पैसा आपने रिसीव किया, तो इनफ्लो हुआ। नए शेयर्स इशू किए तो पब्लिक से पैसा आया, इनफ्लो हुआ 2 लाख रुपीज का। इसी के साथ आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो तो एज इट इज वही की वही है, जैसे पहले थी वैसे ही अब है, कोई ना चेंज, कोई आपका कम भी नहीं हो रहा, ज्यादा भी नहीं हो रहा। इसका मतलब जितनी है उतनी है, आपने ना और लोन लिया ना ही रिपेमेंट की। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो कि आपको
नोट्स टू अकाउंट 2 में आपको डिटेल देखनी है, तो 2 में डिटेल लिखा है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स थी वो आपकी मैच्योर हो गई है, वो आपकी मैच्योर होने वाली है, मैच्योर हो गई है, जिसकी आपको पेमेंट करनी थी। तो ये 50,000 है। 50,000 से जो लास्ट ईयर थी आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सब ये खत्म हो गई, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आउटफ्लो। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर आपने पेमेंट की, आउटफ्लो हुआ 50,000 माइनस, तो नेट इंपैक्ट आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज पॉजिटिव है, इसलिए इस एक्टिविटी से भी आपको पैसा रिसीव हुआ, इनफ्लो। तीनों एक्टिविटीज का आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इसके बाद नेट इंपैक्ट देखो, तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व करने के बाद नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, यहां पर आ रहा है डिक्रीज, माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब इस साल हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस पिछले साल से कम हो गया। कितना, 60,000। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिया है बैलेंस शीट में उसको प्लस करना है। ओपनिंग कितना है, 70,000, तो आपका है मार्केट सिक्योरिटीज, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट्स, और जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है, दोनों का टोटल आपको लेना है। दोनों का टोटल आपका 2,04,000 बनेगा। इन दोनों का टोटल आपको यहाँ पर करना है। इसमें से इसको माइनस करो, जो आंसर आएगा वो हम कहते हैं कि हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब जो इस साल हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है वो है, जो कि बैलेंस शीट में आपको दिया 94,000 और 50,000। करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों का टोटल आपका 1,44,000 आ रहा है। हमारा यहाँ पर 1,44,000 आपकी बैलेंस शीट के मैच से मैच कर रहा है, जो बैलेंस शीट में आपका बैलेंस आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उससे मैच कर रहा है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को परफेक्टली अटेम्प्ट किया। फिर से समझो, इन तीनों एक्टिविटीज का इंपैक्ट आया नेगेटिव में, इसका मतलब डिक्रीज हुआ, इस साल हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कम हो गया। इन एक्टिविटीज को करने से हमारे कैश को हमने खर्च किया है। हमारा बैलेंस था कितना शुरुआत में, 2,04,000। इसका मतलब इसमें से माइनस करने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। हमने अपनी बैलेंस शीट से चेक किया, बैलेंस शीट में हमारा टोटल आ रहा है 94,000 प्लस 50,000, जो कि 1,44,000 ही बनता है, जो कि मैच कर रहा है हमारे इस बैलेंस से। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने एग्जाम के टाइम पर आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आपने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है। मैच कर रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर कहीं मिस्टेक हो गई है ऊपर नीचे तो फिर से चेक कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर भी करो। गुड बाय एंड टेक केयर।